डियर स्टूडेंट्स, एपी कॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। पिछली 34 क्लास हो चुकी हैं, ये मेरी 35वीं क्लास है और अपना परक्यूजिट्स टॉपिक चल रहा है इनकम होम सैलरी में। बहुत सारे परक्यूजिट्स मैं बचा चुका हूँ। ये परक्यूजिट्स अब दोबारा बता रहा हूँ मैं। पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि चल संपत्तियों के इस स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट के बारे में बताया था। उस समय मैंने एक बताई थी बात कि चल संपत्तियों का उपयोग यानी यूज ऑफ मूवेबल असेट, ये अलग पॉइंट है, वो मैं अलग से बताऊंगा। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, यानी यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर कोई भी चल संपत्ति उपयोग के लिए दी है, उपयोग के लिए का मतलब वह उसको यूज़ करेगा अपने पर्सनल में और फिर वह वापस उसको जमा करा देगा ऑफिस में, यानी उसको हस्तांतरण, ट्रांसफ़र नहीं है, सेल नहीं कर रहा है, केवल उपयोग के लिए दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि नियोक्ता ऐसी संपत्तियों का मालिक है यानी ओनर है, तो उस संपत्ति के मूल लागत के 10% के बराबर इसका वैल्यूएशन माना जाएगा। यानी नियोक्ता ने खुद ने खरीद करके और ये संपत्ति यूज करने के लिए कर्मचारी को दी है, तो उसकी मूल लागत का 10% इसका मूल्यांकन होगा। लेकिन यदि ऐसी संपत्ति नियोक्ता ने किराए पर लेकर के और फिर कर्मचारी को यूज करने के लिए दी है, तो इस संबंध में नियोक्ता ने जितना भी किराया चुकाया है वो इस सुविधा का मूल्य, इस अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। और यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से इस संबंध में कोई राशि वसूल की है, तो वह इसमें से उसको लेस कर देगा। तो ये हुआ यूज ऑफ मूवेबल असेट। देखिए, फिर ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट अलग पॉइंट है और यूज ऑफ मूवेबल असेट अलग पॉइंट है। इसमें केवल 2 पॉइंट आते हैं। इसमें यह है कि संपत्तियों की लागत का 10% यदि नियोक्ता उसका मालिक है असेट्स का, और यदि उस नियोक्ता ने ऐसी संपत्तियों को किराए पर लेकर के और फिर उसको यूज़ करने के लिए दी है, तो नियोक्ता ने इस संबंध में जितना भी किराया चुकाया है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी माना जाएगा। जबकि ट्रांसफ़र ऑफ असेट में मैंने 3 चीज़ें अलग अलग बताई थी, वो आपको दोबारा देख लीजिएगा। एक तो उसमें कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का पॉइंट था, उसमें 50% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर था। मोटर कार पर था, उसमें भी रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर 20% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए था। और तीसरा अन्य जो संपत्तियाँ थी उन पर 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए उसका वैल्यूएशन मैंने करना बताया था। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ हो गए। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास या अन्य व्ययों के संबंध में। देखिए, यदि कोई कर्मचारी अवकाश के दौरान कहीं घूमने जाता है, अपनी कोई होटल में जाता है ना, उसके संबंध में यदि किसी तरह का रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर करता है, ठीक है ना, तो उस संबंध में जितना भी एम्प्लॉयर ने वास्तविक खर्चा किया है वो वैल्यू की फैसिलिटी माना जाएगा। यदि उक्त सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध नहीं है, समान रूप से उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा बाह्य एजेंसी को जनता से वसूल करती, नियोक्ता द्वारा नियोक्ता से बाह्य एजेंसी जितना जनता से वसूल करती, वो इस वैल्यू की फैसिलिटी मानी जाएगी। और यदि इस संबंध में कोई राशि वसूल करता है एम्प्लॉयर, तो वो उसमें से लेस कर दी जाएगी। ये इसका पॉइंट है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें बनता है कि यदि कोई कर्मचारी ऑफिस काम से कहीं बाहर जाता है, ठीक है, और उसको उसका आने जाने का किराया भाड़ा मिलता है, तो वो तो एग्जेम्प्ट है, जितना उसने खर्च किया उतने तक रिम्बर्समेंट होता है। तो लेकिन यदि कर्मचारी के साथ उसका परिवार भी जाता है और उसके किराए भाड़े का भी रिम्बर्समेंट यदि एम्प्लॉयर करता है, तो वह उसकी फैसिलिटी मानी जाएगी और परिवार के सदस्यों पर जितना एम्प्लॉयर ने खर्च किया है या उसका पुनर्भरण किया है वो उसका अनुलाभ माना जाएगा और उसकी इनकम में जोड़ा जाएगा। इसी तरह से यदि कर्मचारी कार्यालय कार्य समाप्त करने के बाद 1 दिन 2 दिन वहाँ रुकता है, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करता है, और उसका खर्चा भी एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता वहन करता है और उसको रिम्बर्समेंट करता है या वो डायरेक्ट भुगतान करता है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी पर भी
काम समाप्त होने के बाद जितने दिन वो रुका उस पीरियड के खर्चे का यदि कोई रिम्बर्समेंट होता है या रिम्बर्समेंट पुनर्भरण या एम्प्लॉयर खुद पेमेंट करता है तो उसकी वैल्यू फैसिलिटी मानी जाएगी और इनके इनकम में जोड़ा जाएगा। एक होता है LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन, ये अलग से पॉइंट आएगा, उस समय हम आपको अलग से बताएंगे। एक होता है निःशुल्क भोजन, नाश्ते एवं शीतल पेय की सुविधा। यदि कार्यालय समय के दौरान यदि कर्मचारी को चाय नाश्ता मिलता है फ्री में, उसके कोई चार्ज नहीं लेता एम्प्लॉयर, तो ये फैसिलिटी निल मानी जाएगी। लेकिन बस इसमें जो चाय नाश्ता जो पेय पदार्थ है उसमें कोई भी नशीला पदार्थ नहीं होना चाहिए। चाय हो सकती है, कॉफ़ी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, ठीक है। तो इसके संबंध में चाय नाश्ता यदि ऑफिस आवर्स में मिलता है तो पूरी तरह से एग्जैम्प्ट है, किसी तरह की टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। भोजन एवं अन्य नशे से मुक्त पेय पदार्थ आदि की सुविधा, यानी भोजन की सुविधा भी यदि ऑफिस टाइम में मिलती है लेकिन उसमें भी कोई पेय पदार्थ यदि कोई है तो वो नशे वाला नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी दो सिचुएशन बनती है कि ऐसी सुविधा यदि दूर दराज रिमोट एरिया में, जहाँ कि जैसे जंगल में या कोई बिल्कुल जहाँ कोई पब्लिक बहुत कम रहती है, ऐसे रिमोट एरिया में, बाड़मेर जैसलमेर में जहाँ रिमोट एरिया में, या ऑफ शोर एरिया जो समुद्र में कोई बॉम्बे हाई जैसी कोई ऐसी जगह पर खाने पीने की यदि सुविधा है तो वह पूर्णतः कर मुक्त है। लेकिन इस स्थिति का रिमोट एरिया और ऑफ शोर एरिया के अलावा किसी और दूसरी जगह जहाँ की पब्लिक है, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ यदि इस तरह की सुविधा दी जाती है तो 50 रुपये प्रति भोजन, 50 रुपये पर नाइट तक तो एग्जैम्प्ट है। उससे ज़्यादा यदि अमाउंट एम्प्लॉयर खर्च करता है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि ऑफिस आवर्स के बाहर, ऑफिस आवर्स के बाद में ऐसी कोई सुविधा दी जाती है तो वह पूरी तरह कर योग्य होगा। इस संबंध में एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्चा किया है वो उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। और यदि इस संबंध में एम्प्लॉयर ने कर्मचारी से कुछ पैसा वसूल किया है तो वो उसी इनकम में से लेस कर देंगे। और यदि खाने के कूपन, फूड कूपन्स दिए जाते हैं तो वो भी कर मुक्त हैं। इसमें बस ये होना चाहिए कि वो फूड कूपन्स केवल फूड में ही काम आए, उनके बदले कैश लेने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये फूड कूपन से भी एग्जम्प्ट होंगे। उपहार वाउचर या टोकन का मूल्य, वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट वाउचर, हाँ, यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को किसी विशेष अवसर पर, या अवसर दीपावली भी हो सकता है, कोई 15 अगस्त भी हो सकता है, 26 जनवरी भी हो सकता है, इस तरह के कोई भी उपहार देने का कोई प्रावधान है तो ऐसे उपहार की कुल राशि का योग 5,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। 5,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो संपूर्ण राशि का योग होगी। और 5,000 रुपये तक यदि वह राशि है तो वह अधिक, सॉरी दोबारा बताता हूँ मैं आपको, कि यदि वो गत वर्ष में ऐसे उपहारों की कुल राशि 5,000 रुपये तक है तब तो वह एग्जैम्प्ट हो जाएगी। और 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आधिक्य की राशि पूर्णतः कर योग होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की वाली बात है कि यदि मान लीजिए उन कूपन के बदले कोई नकद राशि लेने का प्रावधान हो तो फिर वह उपहार 5,000 रुपये वाला भी एग्जम्प्ट नहीं होगा, पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिएगा इस उपहार के मामले में कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को किसी भी अवसर पर, कोई दीपावली हो सकती है, कोई बर्थडे हो सकता है, या कोई 15 अगस्त हो सकती है, फिर 26 जनवरी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई त्यौहार हो सकता है, उस पर वह उपहार देता है अपने कर्मचारियों को, तो यदि वो पूरे गत वर्ष में कुल मिलाकर वो राशि 5,000 रुपये तक है ऐसे उपहार की तो एग्जैम्प्ट है। 5,000 से ज़्यादा होगी तो जितने भी ज़्यादा होगी वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि ऐसे उपहार कमोडिटी में ही, इन्हें वस्तु के रूप में मिलने चाहिए। यदि उन उपहार के बदले नगद राशि मिलने का प्रावधान है कि साहब आप ये उपहार नहीं लोगे तो 5,000 रुपये नगद मिल जाएंगे, तो फिर उस केस में वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब आती है एक नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का मूल्यांकन। इसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है,
देखिए, क्रेडिट कार्ड की सुविधा यदि एम्प्लॉयर ने दी है, यदि वो क्रेडिट कार्ड केवल ऑफिस पर्पज़ के है लिए है, केवल ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो सुविधा नील होगी, किसी तरह टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन यदि वो क्रेडिट कार्ड केवल ऑफिस पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, तो एम्प्लॉयर ने इस संबंध में क्रेडिट कार्ड की फ़ीस और उस समय जितना भी एम्प्लॉयर ने खर्च किया है उसके ऊपर, जितना भी रिम्बर्समेंट किया है, जो भी, वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि ये कार्ड केवल ऑफिशियल यूज का है के लिए है तो वो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन उसके लिए कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसको अपने हायर ऑफिसर से उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा कि ये सारा खर्चा ऑफिस पर्पज़ से ही किया है, किसी और पर्पज़ से नहीं किया। यदि कोई मनोरंजन में भी कुछ खर्चा किया है तो ये बताना पड़ेगा, भाई दुकान जो ऑफिस के कस्टमर है उनके लिए ही यूज़ किया है उन पैसे को। वो सारा एक सिस्टम है, उसे हायर ऑफिसर वेरीफाई करेगा इस चीज़ को, सारा खर्चा ऑफिस पर्पज़ से ही है, तो वह राशि भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब एक आती है पॉइंट, क्लब की सदस्यता एवं क्लब व्ययों का मूल्यांकन। देखिए, क्लब के मामले में यदि कर्मचारी और उसका परिवार किसी क्लब की सुविधा का उपयोग करता है और उसकी सदस्यता की फ़ीस है या वहाँ के खर्चे का पेमेंट नियोक्ता करता है, उसकी क्लब की फ़ीस की पैसा नियोक्ता करता है या उसका पुनर्भरण करता है, तो जितनी भी राशि व्यक्तिगत उपयोग की है वो सारी इनकम में ऐड कर देंगे। इसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे क्लबों का उपयोग केवल कार्यालय उपयोग के लिए किया जाता है, यानी कार्यालय के लोगों को मिलना, उनके साथ मीटिंग करना, उनके बिजनेस टर्म्स को बढ़ाना, इस तरह की यदि कोई चीज़ है तो वह एग्जाम्प्ट होगी, इसमें किसी तरह की टैक्स लेविटी नहीं बनती। अच्छा, यदि इस तरह के क्लब हेल्थ क्लब हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं और अन्य ऐसे और सभी कर्मचारियों के लिए वो अवेलेबल है, सभी कर्मचारियों के लिए, नहीं कि कुछ अधिकारियों के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए यदि वो है तो वो फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, यदि नियोक्ता ने कोई कॉरपोरेट मेंबरशिप ले रखी है, निगमित सदस्यता, कॉरपोरेट मेंबर यानी मतलब एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड ने अपनी कंपनी के नाम से उस क्लब की सदस्यता ले ली और उसके कर्मचारी उसको फैसिलिटी को एंजॉय करते हैं। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के लिए एम्प्लॉय पेमेंट नहीं कर रहा है, कंपनी एज ए होल पेमेंट कर रही है और सभी कर्मचारियों को उस सुविधा का लाभ मिल रहा है, तो इस तरह की क्लब की सुविधा भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आज अपन इस क्लास के माध्यम से ये सारी सुविधाएं कर लिए हैं। नेक्स्ट और सुविधाएं अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।